नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंघाटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अब से पहले क्लास 8 का एसएसटी भूगोल का नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो था संसाधन, उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। उसके सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। इसी के साथ दोस्तों कुछ होमवर्क दिए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन जो थे उनमें से 2 क्वेश्चंस तो आपसे हो गए थे। 2 क्वेश्चन जो थे वो हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी भूगोल 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है क्यों? तो इसका आंसर हम कर लेते हैं कि सारे के सारे जो संसाधन है पृथ्वी पर वो असमान क्यों है। मतलब कहीं पर सोना पाया जा रहा है, कहीं पर चांदी पाई जा रही है, कहीं पर सोना नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? सोना कहीं कहीं क्यों पाया जा रहा है? अगर हम महत्वपूर्ण संसाधन की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर है कि क्योंकि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं कि किसी भी स्थान पर अगर कोई वस्तु पाई जा रही है तो वो उसकी कुछ भौतिक कारकों पर डिपेंड करेगी। जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मतलब वो कितनी ऊंचाई पर स्थित जगह है, वहाँ पर वर्षा कैसी होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों वहाँ की जो धरातलीय स्थिति है वो कैसी है, उबड़ खाबड़ है, मैदानी है, पर्वतीय, पठार जैसी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने देख लिया कि जो वन की लकड़ी होती है वो किस प्रदेश में ज़्यादा पाई जाएगी। तो सिंपल सी बात कि जो वन होते हैं वो किस प्रदेश में घने पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत पर। क्यों? क्योंकि वो एक ऊंचाई पर स्थित है, मतलब ऊंचाई पर डिपेंड किया। फिर है कि ऊंचाई पर स्थित जगह पर वर्षा ज़्यादा होती है, मतलब जलवायु पर डिपेंड किया। अब वर्षा ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वहाँ पर घने वन होंगे और धरातल उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर जो है वनों की कटाई के लिए लोग जा नहीं सकते हैं। अब सिंपल, अगर मैदान के ऊपर अगर कोई वन होता है तो उसकी कटाई मशीनें ले जा करके आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर कोई पहाड़ है, फिर घाटी है, फिर पहाड़ है, तो इस तरह की जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है वहाँ पर मशीनों का जाना कठिन है, तो वहाँ पर लकड़ी की कटाई नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लकड़ी यानी घने वन पाए जाते हैं। और ऐसे घने वनों के नीचे ही जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी वगैरह ऐसी बहुमूल्य संसाधन जो है वो वहीं पर पाए जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों भौतिक कारक डिपेंड करते हैं, मतलब संसाधन भौतिक कारकों पर डिपेंड करते हैं। अब इसका आंसर फटाफट से आप नोट कर लीजिए कि आंसर नंबर 1 है कि क्योंकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, इसकी वजह से वो असमान है, कारकों पर निर्भर करता है। अब जो भौतिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे वहाँ की धरातल कैसी है, जलवायु कैसी है। जलवायु मतलब जल प्लस वायु। कौन सी? जल जो ऊपर से आता है, वायु तो ऊपर ही चलती है, तो जल ऊपर से आता है मतलब वर्षा। तो वर्षा कैसी है, और वायु जो हवा होती है वही तो बादलों को खींच करके लेकर के आती है। तो इन दोनों मतलब वर्षा कैसी होती है और वहां पर मानसून वगैरह कैसा होता है, तो उन दोनों को मिला करके क्या बोल दिया जाता है? जलवायु, जल तथा वायु। चलिए, जलवायु और इसी के साथ वहां की ऊंचाई आदि पर डिपेंड करता है, ऊंचाई आदि पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है वो असमान होता है। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है संसाधन संरक्षण क्या है, ये हमने वीडियो में कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमें पता है कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास कौन करता है? मानव संसाधन ही तो करता है ना। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहला क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण
इसलिए है क्योंकि अन्य संसाधनों, मानव संसाधन का मतलब होता है मनुष्यों से, तो मनुष्य ही तो अन्य संसाधनों का विकास करता है ना। तो क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास कुशल व प्रशिक्षित मानव ही करते हैं, इसलिए जितना शिक्षित हमारा मानव संसाधन होगा उतना ही ज़्यादा हम विकास कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा पर जोर दिया जाता है। कुशल व प्रशिक्षित मानव ही करते हैं, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था सतत पोषणीय विकास क्या है, वो आपकी प्रीवियस वीडियो में आ गया था। तो चलिए प्रीवियस वीडियो के जो 2 क्वेश्चंस आपके डाउट बने हुए थे वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा और फर्स्ट चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने की आशंका नहीं है। चलिए इसी के साथ हम चैप्टर सेकंड की बात स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसका नाम देखिए क्या है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। 3-4 प्रकार के यहाँ पर संसाधनों की बात की गई है। कौन सा संसाधन? सबसे पहले भूमि संसाधन। भूमि का मतलब क्या होता है? जिस धरती पर हम रहते हैं, यानी निवास योग्य भूमि। उसके बाद है मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी से होता है। उसके बाद है जल, जल यानी कुएं, नहरें वगैरह वगैरह, झीलें। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति यानी घने वन, जंगल। और उसके बाद है वन्य जीव, यानी वन्य जीवों के बारे में आपको पता ही है कि ऐसे जीव जो वनों में रहते हैं वो हमारे जीवन चक्र को चलाते हैं। चलिए वन्य जीव संसाधन, इनके बारे में डीप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन सब के बारे में हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक एक संसाधन को हम एक एक पार्ट में पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा किसके ऊपर है? भूमि संसाधन के ऊपर। तो दोस्तों भूमि संसाधन, इस पर पहला क्वेश्चन बनता है कि भूमि संसाधन क्या है। इस पर पहला क्वेश्चन बनता है कि भूमि संसाधन क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि भूमि संसाधन, पहले समझ लीजिए कि भूमि संसाधन है क्या, कि ऐसा संसाधन जिस पर हम रहते हैं। एक बात यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं कि ये है पृथ्वी का डायग्राम, यानी पृथ्वी। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं महाद्वीप है और कहीं कहीं जो है इस तरह से महासागर है। यहाँ पर जमीन है, अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो यहाँ पर जमीन है और यहाँ पर पानी है। तो यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर हम नहीं रहते हैं। तो जहाँ पर हम रहते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पर हम रहते हैं, जिनको महाद्वीप बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भूमि संसाधन। तो दोस्तों सिंपल सी बात आपको समझ आ गया संसाधन क्या है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में से केवल 30% क्षेत्रफल में जमीन है। यानी भूमि संसाधन जो है टोटल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 30% है। बाकी फिर 70% पर क्या है? तो 70% पर जो है हमारा जल है। तो आपको कंप्लीट समझ आ गया कि भूमि क्या है जिस पर हम रहते हैं। टोटल पृथ्वी के 30% क्षेत्रफल पर तो जमीन या भूमि है और 70% क्षेत्रफल पर जल है। अब ये जो 70% जल है उसको छोड़ दें और 30% केवल जमीन को ले लें, तो यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी, और इसमें हम रफ डायग्राम बना रहे हैं कि ये हो गई हमारी भूमि। अब इस भूमि को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र और एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। कि एक तो हो गई भूमि जहाँ पर हम रह सकते हैं। अब भूमि में भी कुछ जगह आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट हैं और एक एक फ्लैट में 9-9, 10-10 लोग रहते हैं। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या छोटी सी जगह पर रहती है। और एक तरफ अगर हम राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े घर होते हैं और घर में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रहते हैं। तो देखिए कि कहीं कहीं तो है कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कहीं कहीं बहुत कम लोग रहते हैं।
तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उनको हम सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र बोलते हैं, और जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं उसको विरल वाले बोलते हैं। तो सघन क्यों होते हैं? क्योंकि शहरों में तमाम तरह की सुविधाएं होती है, जहाँ पर सुविधाएं होती हैं वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। सुविधाएं कैसी? जल हो गई, विद्युत हो गई, वायु तो सब जगह है ही। सघन जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर जो स्थलाकृति होती है वो सपाट होती है, मतलब मैदान होता है। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि पहाड़ पर अगर हम देखें कि पहाड़ है तो पहाड़ पर कितने सारे लोग रहे, तो पहाड़ पर तो बहुत कम लोग रहते हैं। पहाड़ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनी होती, पहाड़ पर लोग गाड़ियां लेकर के नहीं जा सकते। तो इस तरह से जो पहाड़, जो विरल इलाके होते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, और जहाँ पर समतल मैदान होता है, कृषि अच्छी होती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, औद्योगिक क्षेत्र बसाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि किसी पहाड़ी इलाके में अगर हम कोई उद्योग चलाना चाहें, कोई फैक्ट्री बनाना चाहें तो वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहाड़ पर कैसे टिकेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से सघन और विरल भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए अब भूमि संसाधन के बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें लिख लेते हैं कि भूमि संसाधन के बारे में हमें 4 चीज़ें लिखनी है कि भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। टोटल पृथ्वी के 30% क्षेत्रफल में भूमि संसाधन है, 70% क्षेत्रफल पर जल है। जो भूमि संसाधन है वो भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, सघन वाला और विरल वाला। जहाँ पर अच्छी सुविधाएं होती हैं वहाँ पर सघन जनसंख्या रहती है, और जहाँ पर सुविधाएं कम होती है वहाँ पर विरल जनसंख्या रहती है। तो चलिए इसको थ्योरेटिकल वे में हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों फटाफट से पहली बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भूमि संसाधन क्या है, डिफाइन कीजिए, तो हम लिखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण, आगे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है ना, किसी मनुष्य ने तो नहीं बनाई धरती, प्रकृति ने बनाई है, तो यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा अगर हम बात करें तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा भूमि संसाधन है तथा शेष 70% हिस्से पर जल है। तो चलिए ये हमें समझ आ गया कि 30% हिस्सा जो है वहां पर तो क्या है, भूमि है, या 30% हिस्सा भूमि है, सीधा ही भूमि संसाधन है, या भूमि है या भूभाग है, और 70% हिस्से पर जल है। चलिए उसके बाद तीसरी लाइन हम क्या लिखेंगे कि भूमि व जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण भूमि व जलवायु के विभिन्न लक्षणों, अब इस बात को हम समझेंगे। भूमि व जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है, मतलब जनसंख्या ज्यादा रहेगी या कम, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज हमें समझ आती है भूमि, जैसे मान लीजिए कि कहीं तो समतल मैदान है और कहीं पहाड़ है, तो कहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, समतल मैदान पर, क्योंकि समतल मैदान पर अच्छी बिल्डिंगें वगैरह बनाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग बनानी चाहें तो वो शायद नहीं बनेगी। इसकी वजह से ही जो भूमि संसाधन है वो निर्धारित करता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे या कम। अब चलिए भूमि का मतलब हमें समझ आ गया कि जहाँ पर
उबड़ खाबड़ जमीन होगी, ऊपर नीचे होगी, वहां पर लोग नहीं रहेंगे, समतल मैदान पर रहेंगे, लगभग समतल होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान वो लगभग समतल ही तो होता है, कहीं कहीं रेगिस्तान लगभग समतल ही तो होता है। तो इसका मतलब रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग रहने चाहिए, लेकिन नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ पर जल की कमी होती है। जल की कमी होती है मतलब कौन सी चीज़ काम कर रही है? जलवायु। तो दो चीज़ें निर्धारित करती हैं, पहली भूमि और दूसरी जलवायु। अगर दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो ही वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। तो भूमि व जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। अब जो है जनसंख्या के वितरण के आधार पर भूमि संसाधन दो प्रकार के हैं। जनसंख्या के वितरण के आधार पर, जनसंख्या के वितरण के आधार पर आवास क्षेत्र, जहाँ आवास क्षेत्र का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवास क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हो गए, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला तो हो जाएगा सघन बसे क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा निर्जन क्षेत्र। सघन का मतलब पास पास में, सघन यानी बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, और निर्जन मतलब नि का मतलब नहीं, और जन का मतलब जहां पर कोई नहीं हो, निर्जन क्षेत्र। अब निर्जन क्षेत्र कौन से होंगे और सघन बसे क्षेत्र कौन से होंगे? तो यहां पर लिख लीजिए कि जो उर्वर मैदान है, मतलब जहाँ पर अच्छी कृषि हो सकती है, जो सपाट मैदान है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल है ये कि जहाँ पर उर्वर मैदान है, उर्वर का मतलब उपजाऊ मैदान जहाँ पर है, जैसे पंजाब की भूमि है, उत्तर प्रदेश की भूमि है और हरियाणा की भूमि है, तो वो उर्वर मैदान है, तो वहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या रहती है। इसके अलावा जो है नदी घाटी वाले क्षेत्र, नदी घाटी वाले क्षेत्रों में पानी की अच्छी व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जा सकती हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, उर्वर मैदान और नदी घाटी वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है सघन बसे क्षेत्र है। और हम देख भी सकते हैं कि जितने भी सघन बसे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो या तो किसी नदी के किनारे हैं या फिर समुद्र तट के किनारे हैं, जैसे मुंबई हुआ और कोलकाता हुआ आपका, चलिए चेन्नई हुआ। तो इसी तरह से अब निर्जन क्षेत्र कौन से होंगे? तो निर्जन क्षेत्र सिंपल सी बात है, उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होंगे, पहाड़ी क्षेत्र जो होंगे, पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र। आपने देखा होगा कि पहाड़ जो है वो सुनसान पड़े रहते हैं, वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसके अलावा जो मरुस्थल है, मरुस्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेगिस्तान। तो मरुस्थल वाले क्षेत्र जो है वो निर्जन पड़े रहते हैं, और सघन कौन बसते हैं? जहां पर उर्वर मैदान होते हैं और नदी घाटी वाले क्षेत्र। चलिए, अब ये तो समझ आ गया भूमि संसाधन क्या है। भूमि संसाधन पर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब लिख करके आना है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भूमि उपयोग क्या होता है। अब नाम से ही पता चलता है भूमि उपयोग। अब भूमि का उपयोग करना क्या कहलाएगा? भूमि उपयोग। लेकिन हम भूमि का उपयोग करेंगे कहाँ? तो सिंपल सी बात है, भूमि का उपयोग या तो हम निवास के लिए करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? भूमि से कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, या खनन करते हैं। खनन का मतलब उसको खोद करके नीचे अगर कोई संसाधन है, सोना है, चांदी है, या फिर अन्य बहुत सारे तत्व निकाले जाते हैं, तो उनमें से कोई तत्व है तो उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग क्या है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करना ही क्या है? भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों, कौन से कार्य? जैसे एक तो हम क्या करते हैं कृषि करते हैं,
दूसरा हम क्या करते हैं, वानिकी करते हैं। वानिकी मतलब कोई जंगल वगैरह लगा दे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लकड़ियाँ, जो जंगली लकड़ियाँ होती है वो काफ़ी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो आजकल आपको पता है कि सफ़ेदे वगैरह, लोग सफ़ेदे वगैरह लगा करके अपनी ज़मीन पर वानिकी भी करते हैं। तो कृषि हो गई, वानिकी होगी, फल सब्जियों की खेती हो गई, खनन हो गई। खनन का मतलब होता है नीचे से, धरती के नीचे से खुदाई करके तत्वों को निकालना। कहीं पेट्रोलियम निकलता है, कहीं कोयला निकलता है, तो खनन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। एक तो सिंपल सी बात की निवास के लिए करते हैं, इसके अलावा सड़क किस पर बनती है, वो भी इस पर बनती है। इसके अलावा उद्योगों की स्थापना के लिए करते हैं। आदि में करना, क्या करना, भूमि का उपयोग करना ही भूमि उपयोग कहलाता है। तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि भूमि उपयोग क्या होता है। अब ये हमने इसको डिफाइन भी कर दिया। चलिए, अब दूसरा है कि भूमि का जो उपयोग है, अब किस क्षेत्र में आप कृषि करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में आप उद्योग लगाना चाहेंगे, किस क्षेत्र में आप निवास करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में आप खनन करना चाहेंगे। क्या आप अपने घर के अंदर खनन करना चाहेंगे? नहीं। खनन कहाँ करना चाहेंगे, जहाँ पर सोना पाया जाएगा वहीं से तो सोना निकालेंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि हम पूरी पृथ्वी खोद डालेंगे कि देखते हैं शायद हमारे घर के नीचे से ही सोना निकल जाए। तो ये सब जो भूमि उपयोग है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि भूमि का उपयोग किन किन कारकों पर जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भूमि का उपयोग दो कारकों पर निर्भर करता है। अब वो दो कारक कौन कौन से हैं? तो अब वो जो दो कारक हैं उनमें से एक कारक तो है भौतिक कारक, जिनके बारे में हम पहले पढ़ कर के आए हैं। भौतिक कारक का मतलब होता है बाहरी कारक, मतलब जो नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, भौतिक कारक। दूसरा हो गया मानवीय कारक। अब देखिए कि भौतिक कारक कैसे होंगे और मानवीय कारक। मानवीय कारक से कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हम उद्योग लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सी बात दोस्तों कि जो भौतिक कारक होंगे वो हो जाएगी, जैसे कि अगर कृषि करनी है तो उसके लिए मृदा सर्वोत्तम होनी चाहिए, मृदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बंजर भूमि पड़ी है, बंजर मृदा है, वहाँ पर हम कृषि नहीं करेंगे। इसके अलावा जलवायु अच्छी होनी चाहिए, मतलब वर्षा वगैरह अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम मरुस्थल में जा करके और वहाँ पर नहर निकाल करके और वहाँ पर पानी आए ही ना, हम बिना मतलब के नहर बना करके बैठे रहें। तो मृदा और जलवायु दो चीज़ें हमें समझ आती हैं। तीसरी चीज़ क्या होगी कि वहाँ पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, कि कुआं खोदे तो उसमें से पानी निकलना चाहिए, जल की उपलब्धता होगी। चौथा कारक हमारा क्या डिपेंड करेगा यहाँ पर कि जो मृदा है उसके अंदर, या फिर अगर हम खनन करते हैं तो वहाँ पर खनिज होने चाहिए। कि मान लीजिए कि हम किसी खनिज के लिए वहाँ पर खुदाई करते हैं और वो खनिज वहाँ पर होगा तभी तो हम वहाँ पर खुदाई करना पसंद करेंगे, क्योंकि खनन कार्य किसके लिए होता है, पैसा कमाने के लिए। तो वहाँ पर खनिज निकलेगा तभी हम वहाँ पर खनन करेंगे, तो खनिज वहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा वहाँ पर एक और चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पर जो स्थलाकृति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। स्थलाकृति अच्छी मतलब ऐसे नहीं हो कि इस तरह से पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर मान लीजिए कि आप खुदाई के लिए जेसीबी लेकर के जानी है, तो जेसीबी कैसे लेकर के जाएंगे इस तरह के इलाके से। तो आप समझ सकते हैं कि स्थलाकृति भी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। तो ये तमाम मुश्किलें भी आती हैं खनन कार्य में। तो चलिए, भौतिक कारक तो ये हो गए। मानवीय कारक फिर क्या होते हैं? मानवीय कारक क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, मानवीय कारक होते हैं जनसंख्या तथा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निक,
कि सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई फैक्ट्री बनाना चाहें, फैक्ट्री लगाना चाहें, तो फैक्ट्री हम कहाँ लगाना चाहेंगे? किसी बड़े शहर में, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक होगी, अच्छी अच्छी मशीनें होगी, तो वहाँ पर जा करके हम उद्योग धंधा अगर चलाते हैं तो वो ज़्यादा चलता है। और दोस्तों जनसंख्या, अब किसी को फैक्ट्री लगानी है मान लीजिए, तो वो मोहल्ले के बीच में तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि उससे कुछ विषैली गैसें भी निकलती हैं। तो जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग सकती। वो फैक्ट्री जो है वो किसी दुर्गम इलाके में लगेगी, मतलब थोड़ा अलग जा करके लगेगी। तो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जो है दो मानवीय कारक डिपेंड करते हैं, और ये हो गए भौतिक कारक। तो भूमि उपयोग के बारे में पढ़ लिया। भूमि उपयोग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूमि के स्वामित्व पर कुछ चीजें, कि कोई भूमि होती है जिस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे हम निजी भूमि कहते हैं, और कई भूमि ऐसी होती है जहाँ पर किसी समुदाय विशेष का, एक किसी मान लीजिए किसी एक गांव का, जिस पर गांव के सभी लोग जो है अधिकार जमाते हैं अपना। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी निजी भूमि। निजी भूमि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का खेत है, किसी किसान का खेत है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? निजी भूमि हो जाएगी। जैसे ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। और दूसरी हम बात करते हैं, पहली हो गई निजी भूमि और दूसरी हो गई सामुदायिक भूमि। दूसरी हम बात करते हैं सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि का मतलब होता है किसी विशेष समुदाय की भूमि, किसी विशेष समुदाय की भूमि। अब सामुदायिक भूमि को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिस पर किसी समुदाय विशेष का अधिकार हो, जिस पर किसी समुदाय विशेष का अधिकार हो। अब इस पर एक स्टोरी समझते हैं कि एक गांव था जहां पर दो किसान थे। अब क्या होता है दोस्तों कि दो किसान थे और दोनों किसान जो है अपने पशुओं को चराने के लिए खेतों में लेकर जाया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जो राम था, अब राम और श्याम ही लेते हैं ना हम, सिंपल एग्जांपल तो यही ले लेते हैं। राम और श्याम दो अलग अलग किसान थे। राम के पशु एक दिन श्याम के खेत में घुस गए। अब पशुओं को थोड़ी ना पता होता है कि ये मेरे मालिक का खेत है या दूसरे मालिक का खेत है, तो वो इसके खेत में जाकर के, जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल थी, मान लीजिए कोई गन्ना की फसल थी या कोई भी बाजरे की फसल थी, मान लीजिए कि बाजरे की फसल थी, और बाजरे की फसल को उन्होंने जाके तहस नहस कर दिया, सारा खा गए। और उस समय क्या हुआ था कि राम सो रहा था पेड़ के नीचे आराम से, उसको पता नहीं चला और उसके पशु ने श्याम का खेत उजाड़ दिया। अब उस दिन तो चलो श्याम ने नहीं देखा। अब क्या हुआ, राम को तो पता चल गया, लेकिन राम ने चोरी चुपके अपने पशुओं को निकाल लिया और राम चला गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि राम ने अच्छे से देखा कि मेरा कोई भी पशु जो है श्याम के खेत में ना चला जाए। लेकिन दोस्तों बाई चांस, कहते ना लक काम करता हो तो क्या हो सकता है, लक साथ नहीं हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों श्याम के पशु उस दिन राम के खेत में घुस गए। अब शाम के पशु जब इसके खेत में आ गए, और शाम जो है वैसा ही हुआ, सिंपल कि शाम जो है खाना खाने बैठ गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसके पशु का है, तो वो राम के खेत में जाकर के राम का खेत तहस नहस कर पाए। अब राम को तो ऐसा लगेगा ना कि शाम ने बदला लिया है, लेकिन शाम ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जिसकी वजह से उस दिन राम और शाम के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। अब वो झगड़ा पहुंच गया ग्राम पंचायत में, और जब ग्राम पंचायत में पहुंचा तब पता चला कि ऐसे झगड़े तो रोज होते हैं गांव में। फिर सभी गांव वालों ने एक निश्चय निकाला कि हम क्या करते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, एक कॉमन भूमि रख लेते हैं।
उस भूमि में सभी लोग अपने खाद डालेंगे, सभी लोग जो है इसमें काम करेंगे और इसमें क्या उगा देते हैं, अपने चारा उगा देते हैं और सभी के पशु इसमें आराम से चर लिया करेंगे, मतलब अपना खाना खा लिया करेंगे, यहाँ पर चारा मिल जाया करेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या बना दिया, एक चारागाह बना दिया जिस पर किसका अधिकार था, सभी का। किन सभी का, उस गांव के सभी लोगों का। तो ये जो भूमि थी उसको हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे, सामुदायिक भूमि। तो आप सामुदायिक भूमि का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, किसी गांव विशेष का चारागाह। तो ऐसे गांवों में होता भी है, कॉमन चारागाह होते हैं। मान लीजिए कोई धर्मशाला बना दी गई, कोई मैरिज पैलेस बना दिया गया, 2 4 5 लोगों ने पार्टनरशिप में बना दिया। तो इस तरह की जो सामुदायिक भूमि होती है, जो कॉमन भूमि होती है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं सामुदायिक भूमि। और दोस्तों जो सामुदायिक भूमि होती है उसे साझा संपत्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साझेदारी। साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप। तो साझा संपत्ति भी कहते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि साझा संपत्ति क्या होती है, तो जिस पर किसी समुदाय विशेष का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसे कहते हैं साझा संपत्ति। जैसे कि किसी गांव विशेष का चारागाह। तो स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि भूमि संसाधन जो है हमारा, उस पर क्या क्या संकट आज के टाइम में मंडरा रहा है और ये जो संकट है उनको दूर कैसे किया जाए, ये लास्ट टॉपिक है। फिर हमारा जो पार्ट 1 है भूमि, ये काफी बड़ा पार्ट था, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भूमि संसाधन के संकट। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए, या आप इसको जो भी नंबर देना चाहें। और दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कि भूमि संसाधन का संरक्षण या संरक्षण के उपाय। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। अब देखते हैं कि संकट क्या क्या है और उनसे बचाव कैसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपने कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों वर्तमान में कृषि व निर्माण संबंधी गतिविधियों वर्तमान में कृषि व निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण अब कारण क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कृषि कर रहे हैं और कृषि करने के तरीके भी हमारे कहीं ना कहीं गलत होते जा रहे हैं। निर्माण संबंधी मतलब वहाँ पर निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जहाँ पर कभी कृषि हुआ करती थी आजकल वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो इनके प्रसार के कारण अब फिर हो क्या रहा है ये हम देखते हैं। इनके प्रसार के कारण जो समस्याएं जो आ रही हैं वो है निम्नीकरण। दूसरी जो समस्या है वो है भूस्खलन। तीसरी जो समस्या है वो है मृदा अपरदन। चौथी जो समस्या है वो है मरुस्थलीकरण। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि पेड़ों को काट करके जमीन को साफ कर दिया जाता है और वहां पर मकान वगैरह बना दिए जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर कि मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उर्वरकों का इतना ज़्यादा उपयोग कर दिया है कि जो मिट्टी की खुद की गुणवत्ता थी वो एकदम कम हो गई है। हर साल हमें और ज़्यादा उर्वरक डालने पड़ रहे हैं, मतलब मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसका निम्नीकरण हो रहा है, उसी को हम कहेंगे निम्नीकरण। दूसरा है भूसंखलन। जैसे पहाड़ है तो वहाँ पर पेड़ तो रहे नहीं। अब क्यों नहीं रहे पेड़, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो गई है। कटाई हो गई, पेड़ रहे नहीं, पेड़ सूख गए, जिसकी वजह से क्या होती है कि मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी, मान लीजिए कि जमीन है उसके नीचे पानी आ गया है, सेम आ गई है,
उसकी वजह से वो बड़ा सारा हिस्सा क्या होता है कि खिसक जाता है। अब वहाँ पर खिसक जाता है तो वहाँ पर गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती है, तो वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है। तो भूसंकलन, अब भूसंकलन और मृदा अपरदन में फर्क क्या है कि भूसंकलन में मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा चल पड़ता है पहाड़ की तरह, लेकिन मृदा अपरदन में क्या होता है कि धीरे धीरे एक एक परत धीरे धीरे जो है मिट्टी चलती जाती है, पानी के साथ चली जाती है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। तो मृदा अपरदन का मतलब है कि जब मृदा जो थी ऊपर ऊपर की उड़ गई तो बाद में जो जमीन बचती है वो बंजर बच जाती है। तो ये 3 जो है कारण है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो क्या है, वो है मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि ये जो इतना जमीन है वो है रेगिस्तान, और दोस्तों रेगिस्तान में हवाएं चलती है। अब हवाएं चलती है, मान लीजिए कि यहाँ पर पहले पेड़ हुआ करते थे, अब इन पेड़ों को हमने काट दिया, पेड़ों को काट दिया तो यहाँ पर पेड़ खत्म हो गए। पहले क्या होते थे कि यहाँ से रेगिस्तान से मिट्टी उड़ करके जाती थी पेड़ों से टकरा करके और वापस इसी जमीन पर रह जाती थी। लेकिन अब अगर इसके बाउंड्री पर पेड़ हमने काट दिए तो अब क्या होगी कि ये मिट्टी उड़ उड़ के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में अगर ये मिट्टी फैल जाएगी तो आसपास का क्षेत्र भी क्या बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, क्योंकि ये बंजर भूमि, ये बंजर मिट्टी उड़ करके वहां पर चली गई तो वो भी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं मरुस्थलीकरण। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों अब इन समस्याओं से बचने के लिए जो उपाय हैं वो क्या है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर 4 ही उपाय हैं। पहला तो है वनारोपण, मतलब सबसे बड़ा जो उपाय है वो है कि वनों का रोपण, मतलब पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा जो उपाय है वो है अतिचारण पर रोक। अब अतिचारण करते हैं, पशुओं को बहुत ज़्यादा चराते हैं जिसकी वजह से घास खत्म हो जाती है, घास खत्म हो जाती है तो मिट्टी से पकड़ छूट जाती है और मिट्टी खिसकने लग जाती है। तो अतिचारण पर रोक लगाना, ये थोड़ा सा सोचने वाला जो है चैप्टर है, थोड़ा सा हमारे को कल्पना करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। और तीसरा जो है वो है उर्वरकों का विनियमित उपयोग। विनियमित उपयोग, अब नियमित का मतलब क्या होता है, लगातार। नियमित का उल्टा ऑपोजिट विपरीत होता है विनियमित, मतलब लगातार नहीं, 1 साल कर लिया 1 साल नहीं, 1 साल कर लिया 1 साल नहीं, तो इसे हम कहेंगे उर्वरकों का विनियमित उपयोग। अब जो चौथी चीज है वो है, चौथी चीज है भूमि उद्धार। भूमि उद्धार का मतलब है कि हमें मिट्टी की गुणवत्ता को बना करके रखना चाहिए। अगर हम जैसे जैसे आप आगे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर आएगा फसल चक्कर। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बार हम क्या करते हैं, खाद्यान्न फसल उगाते हैं, एक बार व्यापारिक फसल उगाते हैं, फिर दालें उगाते हैं, जिससे क्या होती है कि मिट्टी में पोषक तत्व 1 साल भर जाते हैं, फिर वो खाली हो जाते हैं, फिर मिट्टी में वापस भर जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए केवल व्यापारिक फसलें उगाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कपास है, वो व्यापारिक फसल है, मूंग की दाल है, वो क्या है, खाद्यान्न है, खाने वाली फसल है, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से हम व्यापारिक फसलें ज़्यादा लेते हैं, खाद्यान्नों की तरफ कम ध्यान देते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी भूमि के लिए नुकसानदायक है। तो हमें भूमि उद्धार पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट भूमि के बारे में, भूमि संसाधन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको सब समझ आया होगा। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।